इस वीडियो में चलिए स्नेल के नियम से थोड़ा और संबंधित एक उदाहरण करते हैं। तो यहाँ पर तालाब के किनारे एक महिला खड़ी है। अब ध्यान दीजिए, इस महिला के हाथ में एक छोटा सा लेजर पॉइंटर है जिसमें से रोशनी निकलती है, और जब यह लेजर पॉइंटर चमक रहा है तब यह इस तालाब की सतह से 1.7 मीटर की ऊंचाई पर है। और देखिए, जब यह चमक रहा है यानी कि इस लेजर पॉइंटर में से प्रकाश निकल रहा है, तो वह प्रकाश 8.1 मीटर की दूरी तय करता है और इस तालाब की सतह से टकराता है और उसके पश्चात अपवर्तित हो जाता है, यानी कि एक धीमे माध्यम में चला जाता है। यदि आप इसी चीज को गाड़ी के संदर्भ में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि गाड़ी के जो बाहर वाले पहिए हैं वे थोड़े ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं, जिससे वे ज्यादा तेजी से गति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रकाश अंदर की ओर अपवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद यह प्रकाश इस तालाब के तल से इस तरह के किसी बिंदु पर टकराता है, और मान लीजिए कि इस तालाब की जो गहराई है वह 3 मीटर है। अब हम यह पता करना चाहते हैं कि यह प्रकाश आखिरकार कितनी दूरी पर टकराता है। यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो हम यहाँ पर यह वाली दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो यह दूरी ज्ञात करने का क्या तरीका होगा? हम पहले तो देखिए यह दूरी ज्ञात कर लेंगे और इसमें यह दूरी जोड़ लेंगे, जिससे हमें यह पूरी दूरी मिल जाएगी। यानी आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पर पहले तो हम यह भाग ज्ञात करेंगे, जब यह प्रकाश जल से टकरा रहा है यहाँ तक का भाग, और इसमें यह बची हुई दूरी जोड़ देंगे। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति और स्नेल के नियम के प्रयोग से हम यह दूरी पता कर पाएंगे। अब चलिए हम सबसे आसान चीज से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। चलिए हम सबसे पहले यह दूरी ज्ञात करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इसका हमें आगे जाकर फायदा मिलेगा। तो यह दूरी इस जल की सतह के अनुदिश है और यहाँ से लेकर हम वहां तक जाते हैं जहां पर इस लेजर से आने वाला प्रकाश इस जल की सतह को स्पर्श करना शुरू करता है। अब देखिए, यह तो एक सीधा साधा पाइथागोरस प्रमेय का सवाल है। यहाँ पर देखिए, यह तो समकोण है यानी कि राइट एंगल है, यह कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज है। और चलिए एक बार के लिए हम इस दूरी को x के बराबर मान लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1.7 मीटर इसका स्क्वायर, यह 8.1 मीटर इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर बस हमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है, सीधा साधा सा। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1.7 इसका स्क्वायर, यह 8.1 स्क्वायर के बराबर आने वाला है। अब चलिए दोनों पक्षों में से हम 1.7 स्क्वायर इसे घटा लेते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 8.1 स्क्वायर माइनस 1.7 इसका स्क्वायर। अब अगर हमें इसे x के लिए हल करना है तो x बराबर हमें इस पूरी चीज का धनात्मक वर्गमूल लेना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरियां हमेशा धनात्मक ही होती हैं। तो देखिए x बराबर यहां पर आ जाएगा वर्गमूल 8.1 का वर्ग माइनस 1.7 का वर्ग। अब अगर हम कैलकुलेटर की सहायता से यहां पर x का मान ज्ञात करेंगे, यानी कैलकुलेटर का उपयोग करके वर्गमूल 8.1 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर इसे ज्ञात करेंगे, तो हमें यह लगभग 7.92 के बराबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर x बराबर 7.92 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें बस यह बची हुई दूरी याद करनी है, और एक बार जब हमें यह दूरी पता चल जाएगी तो इसमें हम x को जोड़ देंगे और इससे हमें यह संपूर्ण दूरी मिल जाएगी। तो चलिए अब यह सोचते हैं कि हम यह वाली दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए यह सोचते हैं कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो यहां पर मैंने इस तरह से इस जल की सतह पर एक लंब बना लिया है, यानी कि परपेंडिकुलर बना लिया है। ध्यान दीजिए, यहां पर यह हमारा आपतन कोण होने वाला है, और हमें याद होना चाहिए कि स्नेल के नियम में हम इस आपतन कोण के साइन के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए हम जिसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं उसे हम लिख लेते हैं। अब देखिए, यह तो हमारा आपतन कोण है और यह हमारा अपवर्तन कोण है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यह ऊपर वाला माध्यम है हवा यानी कि वायु,
तो इसके लिए अपवर्तनांक गुणा में साइन ऑफ थीटा 1, और यहां पर अब हम स्नेल का नियम ही लिख रहे हैं, बराबर आएगा यह जो जल है इसका अपवर्तनांक और गुणा साइन ऑफ थीटा 2, यानी साइन ऑफ जो हमारा अपवर्तन कोण है। अब हम अगले चरण में इस तालिका के उपयोग से यहां पर मान रख सकते हैं, और ध्यान दीजिए अगर हम यहां पर थीटा 2 के लिए हल कर रहे हैं या हमें थीटा 2 का मान पता है तो थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति के उपयोग से हम इसे हल कर सकते हैं, या चाहे हमें यहां पर अगर यह साइन ऑफ थीटा 2 पता हो तब भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो हम इसे दोनों तरह से सोचेंगे। हम शुरुआत करेंगे यह कोण ज्ञात करने से। एक बार जब हमें यह कोण थीटा 2 पता चल जाए तो त्रिकोणमिति के उपयोग से हम इसे हल कर सकते हैं और यह दूरी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें इस कोण के लिए हल करना है तो हमें यहां पर इन दोनों को देखना होगा, और यहां पर यह साइन ऑफ थीटा 1 हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अगर हम यहां पर मान रखते हैं तो सबसे पहले देखिए हवा के लिए जो अपवर्तनांक है वह कितना है, 1.00029। तो यह मान हम यहां पर रख लेते हैं। तो देखिए 1.00029 गुणा में साइन ऑफ थीटा 1। तो थीटा 1 तो हमें पता नहीं है, तो साइन ऑफ थीटा 1 हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम सामान्य त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। हम यहां पर लाल बट्टा कक्का के बारे में जानते हैं। हम यह जानते हैं कि साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन ऑफ थीटा 1 ज्ञात करने के लिए पहले हम इस कोण थीटा 1 को यहां पर एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यह समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहां पर यह समकोण है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर यदि हम देखें तो यह जो x है 7.92, यहां पर भी यह लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर आएगी, तो यह भी 7.92 आ जाएगी। अब अगर हमें साइन ऑफ थीटा 1 लिखना है तो वह हम जानते हैं लंब बट्टा कर्ण आने वाला है। तो देखिए लंब बट्टा कर्ण, और यहां पर लंब कौन सा होगा, इस कोण के यह जो सामने वाली भुजा है यह लंब आएगी। तो कुल मिलाकर हमें इस भुजा और इस भुजा का अनुपात देखना होगा, यानी 7.92 बट्टा 8.1, यही तो लंब बट्टा कर्ण आने वाला है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा 1। अब हम लिख सकते हैं 7.92 बट्टा 8.1। तो हमें यह थीटा 1 नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने यह साइन ऑफ थीटा 1 ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहां पर जल का अपवर्तनांक लिखना होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो जल का अपवर्तनांक है वह 1.33 है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं 1.33 गुणा साइन ऑफ थीटा 2। तो अगर हमें यहां से साइन ऑफ थीटा 2 के लिए इसे हल करना है तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें 1.33 से भाग लगाना होगा। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें देखिए साइन ऑफ थीटा 2 क्या मिलेगा। पहले तो यहां पर 1.00029, इसके गुणा में 7.92 और यहां पर बट्टा 8.1, और दोनों पक्षों में हमने 1.33 से भाग लगा दिया है। तो यहां पर बट्टा 1.33 आ जाएगा, और यह पूरा मान साइन ऑफ थीटा 2 के बराबर है। अब आइए इस मान के बारे में सोचते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, हम इस 1.00029 को इस 7.92 से गुणा करने की बजाय यहां पर हमें जो x का मान पूर्णांकित करने से पहले मिला था उससे गुणा कर लेंगे, जिससे हमें हमारा उत्तर एकदम सटीक मिलेगा। तो यहां पर इनको गुणा किया और बट्टा इनको गुणा किया, कैलकुलेटर के उपयोग से इसे ज्ञात करेंगे तो पूर्णांकित करने पर लगभग हमें यह मान मिलेगा 0.735, और यह साइन ऑफ थीटा 2 के बराबर है। अब देखिए अगर हमें यहां से थीटा 2 का मान चाहिए, यानी थीटा 2 के लिए यदि हमें हल करना है तो हम दोनों पक्षों में यहां पर साइन इनवर्स ले लेंगे। तो ऐसा करने से हमें थीटा 2 देखिए क्या मिलेगा। हमें यहां से जो मान मिला है पूर्णांकित करने से पहले, हम उसी मान का साइन इनवर्स ले लेंगे और उससे हमें जो परिणाम मिलेगा उसे हम पुनः पूर्णांकित कर लेंगे। तो यह देखिए हमें मिलेगा लगभग
47.34 डिग्री। तो यह हमारा कोण θ2 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर इस θ2 का मान हमें पता चल गया है। अब जरा इस समकोण त्रिभुज में सोचिए हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें जिससे हमें यह भुजा मिल जाए। तो यह भुजा ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर इस कोण के जो सामने वाली भुजा है, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड है वह असल में लंब होता है। और यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा भी हमें पता है, यानी कि हमें यह जो सामने वाली भुजा है सम्मुख भुजा है, और साथ ही साथ जो आसन्न भुजा है यानी एडजेसेंट साइड है, ये दोनों पता हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें लंब की लंबाई पता है और यहाँ पर यह आधार भी पता है। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है? देखिए इस लाल बट्टा कक्का से हम कह सकते हैं कि लंब बट्टा आधार होता है हमारा टेंजेंट, यानी कि tan। तो हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ यह कोण θ2, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। tan ऑफ θ2 है 47.34 डिग्री, बराबर आएगा लंब बट्टा आधार। तो यह जो दूरी है, यह जो लंब है, इसे हम एक बार के लिए y कह देते हैं। तो y बट्टा जो आधार है वह 3 मीटर है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो इसे अब कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर लेते हैं तो 3 गुणा tan 47.34 डिग्री बराबर y, यह हमें मिल जाएगा। अब हम वापस से कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे और यहां पर 3 गुणा tan 47.34 डिग्री इसका मान ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, यहां पर 47.34 डिग्री की बजाय हम वह मान ले लेंगे जो हमें θ2 को पूर्णांकित करने से पहले प्राप्त हुआ था। तो वह मान लेने पर जो हमें y का मान मिलेगा, यदि हम उसे पूर्णांकित करते हैं तो वह लगभग आ जाएगा 3.255 मीटर। तो हमें अब यह दूरी भी प्राप्त हो गई है और यह x भी हम जानते हैं। तो अगर इन दोनों का हम योग कर देंगे, यानी x प्लस y ज्ञात कर लेंगे, तो हमें यह संपूर्ण दूरी मिल जाएगी। तो चलिए अब यह भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर के उपयोग से ही हम यह करने वाले हैं। और यहाँ पर यह जो y का मान आया है, इसे हम असल में पूर्णांकित करने से पहले जो मान आया था वह लेंगे, और इसको जब हम इस x में जोड़ेंगे तो हमें लगभग यह जो संपूर्ण लंबाई है या संपूर्ण दूरी है, यह मिलेगी 11.18 मीटर। अब हो सकता है कि सार्थक अंकों की संख्या समान बनाए रखने के लिए आप इसे 11.2 मीटर के रूप में पूर्णांकित करें, लेकिन मैं इसे लगभग 11.18 मीटर ही लिख रहा हूं। तो अब हम कह सकते हैं कि यह जो लेजर पॉइंटर से प्रकाश आया, जो कि अपवर्तित होकर तालाब के तल के इस बिंदु पर आता है, इस बिंदु की जो तालाब के किनारे से दूरी है वह लगभग 11.18 मीटर है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको यह उपयोगी लगा होगा। यह स्नेल के नियम से थोड़ा ज्यादा संबंधित उदाहरण था, लेकिन यहाँ पर जो मुश्किल भाग था वह तो केवल त्रिकोणमिति का ही था। हमें इस चीज को पहचानना था कि हमें यहाँ पर कोण पता होने की आवश्यकता नहीं है जब हमें इस कोण के साइन के बारे में सारी जानकारी दी गई हो। अब हालांकि जब हमारे पास साइन ऑफ θ1 है, यानी यह मान है, तो हम इसका साइन इनवर्स लेकर यह कोण भी पता कर सकते हैं, लेकिन यह ज्ञात करना जरूरी नहीं है। हमें सामान्य त्रिकोणमिति की सहायता से इस कोण θ1 का साइन पता था और उसके बाद हमने स्नेल के नियम का उपयोग किया और यहाँ पर यह कोण θ2 ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमने थोड़ी त्रिकोणमिति की मदद और ली और उसका उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर यह शेष बची हुई दूरी ज्ञात कर ली।